हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्राचीन टाइम में और आधुनिक टाइम में अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं, इसका नेचर क्या है यानी इसकी प्रकृति क्या है, आधार क्या है जिन पर इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून टिका हुआ है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है यानी इसके स्रोत क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्तमान समय में वैश्वीकरण की अवधारणा के कारण पूरा विश्व एक भूमंडलीय गांव के समान हो गया है। आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, जिसमें पूरा विश्व एक गांव के समान सिमट कर रह गया है। संचार और यातायात के साधनों की प्रगति ने विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। ट्रांसपोर्ट की और ये जो मीन्स ऑफ है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनकी वजह से पूरा देश एक दूसरे के नज़दीक आ गया है। पूरी दुनिया एक दूसरे के नज़दीक आ गई है, जिसके सभी देश आपस में जुड़ गए हैं। विभिन्न देशों में पारस्परिक सहयोग और निर्भरता एक ऐसी यथार्थ सच्चाई है जिसकी अपेक्षा किसी भी राष्ट्र द्वारा नहीं की जा सकती। यानी देशों में आपसी सहयोग और आपसी निर्भरता होती ही है। हर एक देश अकेला डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी देश पर डिपेंड होना पड़ता है, कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का निगमन और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जाता है। जो देश रिलेशन बनाते हैं उनके बीच में कंट्रोल इंटरनेशनल लॉ के द्वारा ही रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम ने 1780 में किया था। यानी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जेरेमी बेंथम को माना जाता है, जो कि ब्रिटिश विधि शास्त्री थी। इन्होंने 1780 में अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के कानून का पर्यायवाची भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी राष्ट्रों का कानून। इससे पहले राष्ट्रों के आपसी संबंधों और संपर्कों को नियंत्रित करने वाले नियमों को लैटिन भाषा में राष्ट्रों का कानून ही कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून को फ्रांसीसी भाषा में डायट डेस जेंस और जर्मन भाषा में इसको वोल्केरेक्ट कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा में डायट डेस जेंस और जर्मनी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वोल्केरेक्ट। बेंथम ने इसकी संज्ञा में परिवर्तन कर दिया। जेरेमी बेंथम, जो कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, उन्होंने इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसको डायट एंट्री डेस जेंस की संज्ञा प्रदान की, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों को कहा जाता है, उन नियमों का समूह बोला जाता है जिसके अनुसार सभ्य राष्ट्र युद्ध और शांति काल में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का यूज वार के टाइम भी होता है और पीस के टाइम भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विचारकों के अनुसार कानून उस उपचार को कहा जाता है जिसका पालन न करने पर दंड मिले। ये तो है कानून की डेफिनेशन। कानून उस उपचार को बोला जाता है जिसका पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। ये डेफिनेशन दी है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विचारकों ने। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं, इसके संबंध में विद्वानों के विचारों में एकरूपता नहीं है। सभी विद्वानों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिभाषा को दो भागों में बांटा जाता है। एक है पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं और दूसरी है साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पश्चिमी विद्वानों में परिभाषा देने वाले पहले विचारक है ओपनहेम। ओपनहेम के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि और रूढ़िजन्य परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं, जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। यानी ओपनहेम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून रूढ़िवादी नियम है, रूढ़िजन्य परंपरागत नियम है, जिन्हें सभ्य राष्ट्र आपस में व्यवहार करते समय बंधनकारी मानते हैं। ओपनहेम ने यह परिभाषा 1905 में दी थी, लेकिन उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय कानून की धारणा में हुए परिवर्तनों के कारण इस परिभाषा की आलोचना की गई। इसके बाद ओपनहेम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक नई परिभाषा दी। 1992 में प्रकाशित ओपनहेम की नई पुस्तक, जिसका नाम था इंटरनेशनल लॉ, उसके 9वें संस्करण में ओपनहेम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक नई डेफिनेशन दी, जो कि इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जो राज्यों के आपसी संबंधों में विधिक रूप में बाध्यकारी है, यानी कानूनी रूप में बाध्यकारी है।
यह नियम प्राथमिक रूप से राज्य के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। केवल राज्य ही इंटरनेशनल लॉ के विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और उसके कर्तव्य भी इसके विषय हो सकते हैं। यानी यहाँ पर एक तो ये कानूनी रूप में बाध्यकारी है इंटरनेशनल लॉ, साथ ही साथ ये जो नियम है प्राथमिक रूप से राज्य के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, प्राइमरी हैं ये। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के विषय केवल स्टेट नहीं है, बल्कि स्टेट के द्वारा यानी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा स्टेट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज दी गई हैं, वो भी इसके विषय हैं। ये डेफिनेशन ओपन हिम ने बाद में दी थी जब आलोचनाएं उनकी की जाने लगी। बाद में 1992 में उनकी एक बुक आई इंटरनेशनल लॉ, इसके 9वें संस्करण में उन्होंने ये नई डेफिनेशन दी। दूसरी डेफिनेशन है साम्यवादी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। साम्यवादी विद्वानों में पहली परिभाषा आती है A.Y. विशिंस्की के अनुसार। A.Y. विशिंस्की ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है। यानी आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी कोऑपरेशन है जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त हो, साथ ही साथ जिसमें राज्यों द्वारा व्यक्तिगत या फिर सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जा सके, उसको नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना है साम्यवादी विचारकों ने। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके बीच अर्थ की दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। पश्चिमी विद्वानों की परिभाषाएं और साम्यवादी विद्वानों की परिभाषाएं सेम से लगती हैं, पर विशेष अंतर उनमें नहीं है। अन्य जीवित विधियों की भांति अंतर्राष्ट्रीय कानून भी गतिशील है, डायनेमिक है। समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसके सिद्धांतों और नियमों का विकास होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, वैसे इसकी थ्योरीज और इसके रूल में भी चेंज होता रहता है। अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लगातार विकसित होने वाले नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो विश्व समुदाय के सदस्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है। इसमें मेन चीज यही है कि ये पूरे विश्व के सदस्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है। ये इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग थी। अब आते हैं इसका नेचर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति से अर्थ है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तव में कानून कहा जा सकता है, क्या इसको लॉ माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संबंध में विद्वानों के विचारों में मतभेद रहा। इस संबंध में भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, दूसरी विचारधारा मानती है अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून नहीं है, क्यों नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना मानने वाले विद्वानों में मुख्य है काम्ब्रिज, ऑस्टिन, होब्स और पोलैंड। ये समर्थक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते। इन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून क्यों नहीं माना, इस संबंध में तर्क दिए हैं। पहला तर्क देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण हेतु निश्चित संस्थाओं और सत्ता का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाने के लिए कोई संस्था नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ऑस्टिन ने कानून की परिभाषा देते हुए कहा, विधि उच्चतर का निम्नतर को दिया गया आदेश है। यानी लो क्या है, हायर अथॉरिटी जब लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर दे तो वो लो माना है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल एक सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है, क्योंकि इसमें हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कोई ऑर्डर नहीं देती है। ये केवल एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी है। दूसरा तर्क देते हैं, यह अनिवार्य नहीं है और बाध्यकारी शक्ति का भी अभाव है। इंटरनेशनल लॉ कंपल्सरी नहीं है और ना ही इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति है। मार्गिनफो के अनुसार बाध्यकारी शक्ति का अभाव अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम को हिला देता है। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन में 31 मार्च 1951 को अपने भाषण में कहा था, अंतिम विश्लेषण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ना तो ये कंपल्सरी है और ना ही इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति है। तीसरा तर्क देते हैं, व्याख्या के लिए न्यायालय का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए कोई कोर्ट भी नहीं है। लॉर्ड सेलिसबरी के मतानुसार किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता इसे, इसलिए इसका प्रयोग कानून शब्द के लिए करना कुछ भ्रामक सा लगता है। कानून है ही नहीं, क्योंकि कानून की व्याख्या करने के लिए कोई न्यायालय होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय नहीं। चौथा तर्क देते हैं, कार्यपालिका का भी अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल आदर्श इच्छा है, प्राकृतिक नियम है, नैतिक नियम है। जैसे नॉर्मल कानून होते हैं उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए कोई भी कार्यपालिका नहीं।
इसलिए क्या है, ये केवल आइडियल डिज़ायर्स हैं या फिर नेचुरल लॉ हम इसे बोल सकते हैं, मोरालिटी लॉ बोल सकते हैं, मोरालिटी रूल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कार्यपालिका का अभाव। पांचवा तर्क है संहिताकरण का अभाव है, यानी इसको कोडिफाई भी नहीं किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो बिखरा पड़ा है, टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको एक अच्छी प्रकार से कोडिफिकेशन उसका नहीं हुआ है, संहिताकरण नहीं हुआ है। इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल एक नम्रतावश विधि और सकारात्मक नैतिकता है। ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं, यह तो आचरण के नियमों की नैतिक शक्ति मात्र है, क्योंकि ना तो इसे लागू करने वाली संस्था है, ना ही इसको रक्षा करने वाली संस्था है, ना ही ये कंपल्सरी है, ना ही इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति है। दूसरे विचारक जो मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून मानने वाले विद्वानों में आते हैं ओपनहेम, लॉरेंस, होल, स्टार्क, बरायनी और पोलर। ये विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून है। ओपनहेम के अनुसार विधि समुदाय के भीतर मनुष्य के आचरण के हेतु नियमों का वह समूह है जो समुदाय की सामान्य सहमति द्वारा एक बाहरी शक्ति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यानी इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून या नॉर्मल कानून क्या होंगे, जो कि सामान्य सहमति पर आधारित हो और जिन्हें एक बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जाए। इस परिभाषा के अनुसार विधि के 3 आवश्यक तत्व हमारे सामने आते हैं। पहला है समुदाय, दूसरा ये नियमों का समूह, और तीसरा आता है समुदाय की सामान्य सहमति। इस परिभाषा के 3 तत्व निकल कर आते हैं, समुदाय, नियमों का समूह और समुदाय की सामान्य सहमति। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ओपनहेम द्वारा वर्णित तीनों ही आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करने वाले विद्वानों ने कुछ तर्क दिए हैं। पहला तर्क देते हैं प्रभुसत्ता कानून का एकमात्र स्रोत नहीं। सोवरेनिटी को हम कानून का एकमात्र स्रोत नहीं मान सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो रीति रिवाजों, प्रचलनों और प्रथाओं पर आधारित कानून है। भले ही इसको बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ये परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित है। दूसरा है विश्व जनमत की शक्ति। इसके पीछे विश्व जनमत की, पब्लिक ओपिनियन की शक्ति होती है। ग्रिलकाइस्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून की शक्ति का वही आधार है जो कि साधारण विधि की शक्ति का होता है, और वह वैधानिक सिद्धांतों के पीछे सामान्य इच्छा है। जैसे नॉर्मल कानूनों के पीछे लोगों की जनमत की शक्ति होती है, वैसे ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी विश्व जनमत की शक्ति है। तीसरा तर्क देते हैं पारस्परिक निर्भरता। ग्रिलकाइस्ट के अनुसार राष्ट्रों की पारस्परिक सहमति अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल आधार होनी चाहिए। यहाँ हर एक देश एक दूसरे पर डिपेंड है और उनके बीच की जो ये पारस्परिक निर्भरता है, यही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जन्म देती है। चौथा तर्क देती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण, कार्यान्वयन और व्याख्या की जा सकती है। यहाँ कहना है कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण भी करते हैं, क्रियान्वयन भी करते हैं और साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी करते हैं। इसका निर्माण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, जिसके 189 सदस्य हैं। कार्यान्वयन सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है और व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा की जाती है। यानी ये तीनों संस्थाएं मौजूद हैं जो कि इनका निर्माण भी करें, इसको लागू भी करें और इसकी व्याख्या भी करें। निर्माण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा, इसके 189 सदस्य हैं। कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा परिषद है और व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून। 5वां तर्क देते हैं तर्क और विवेक पर आधारित है। गैटल के अनुसार इसके सिद्धांतों का विकास कानूनी तर्क बुद्धि के अनुसार किया गया है और इसकी कार्यविधि में वैधानिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय कानून तर्क और विवेक पर आधारित है। गैटल के अनुसार इसके सिद्धांतों का विकास कानूनी तर्क बुद्धि के अनुसार किया गया है और इसकी कार्यविधि में वैधानिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, यदि संकुचित दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यापक अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो कानून बनने के रास्ते पर है। पोलक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक अधूरे संगठित समाज के इन रीति रिवाजों, व्यवहारों का समूह है जिन्होंने कानून के सबूत को पूर्ण रूप से तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जो कानून बनने की राह पर। ये था अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति या नेचर। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के बेसिस यानी आधार। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधारों के संबंध में विद्वानों के विचारों में एकरूपता का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधारों के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं। प्रकृतिवादी मत, अस्तित्ववादी विचारधारा, मूल अधिकारों का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, आत्मनियमन का सिद्धांत, पैक्टा सत सर्वेंडा, नैतिकता विधि का आधार और सामाजिक आधार। इनमें पहला है प्रकृतिवादी मत। प्राकृतिक कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है प्रकृतिवादी मत के अनुसार, और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय आचरण, रीति रिवाज, संधियों की अपेक्षा बुद्धि और विवेक द्वारा नियमित किया जाता है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का बेस है नेचुरल लॉ और राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, संधियाँ, इनकी अपेक्षा बुद्धि और विवेक के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसके मुख्य समर्थक हैं ग्रोशियस, फ्यूफेनडार्फ, वेटन, क्रिश्चियन थॉमेसियंस। लेकिन प्रगतिवादी मत की भी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना की जाती है प्राकृतिक विधि का अस्पष्ट अर्थ है, नेचुरल लॉ का अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरी आलोचना है ये अव्यवहारिक है, इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा है ये केवल नैतिकता मात्र है। दूसरी विचारधारा है अस्तित्ववादी विचारधारा। ये बिल्कुल प्रकृतिवादी विचारधारा के विपरीत है। इनके अनुसार राज्यों की सहमति और राज्यों की इच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है। प्राकृतिक कानून आधार नहीं है, बल्कि राज्यों की सहमति और राज्यों की इच्छा इसका आधार है। इसके मुख्य समर्थक है रिचार्ड जूसी, बिंकरशॉक और हिगल। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। आलोचना का पहला तर्क है वास्तविक तथ्यों का स्पष्टीकरण ना होना, जो भी वास्तविक तथ्य है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा है ये भी व्यवहार में आवश्यक नहीं। तीसरी विचारधारा आती है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता, समानता, आत्मरक्षा इत्यादि कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त थे। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ और राष्ट्र इसका पालन करते हैं। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल लॉ आया। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना है अर्थहीन अधिकार। ये जो अधिकार हैं वो अर्थहीन है। दूसरा है खतरनाक है, अवांछनीय है। तीसरी आलोचना की जाती है मौलिक अधिकार जो है ऐतिहासिक विकास के लिए नहीं है। हिस्ट्री में मौलिक अधिकारों का कोई जिक्र नहीं मिलता। मौलिक अधिकार तब आए हैं जब स्टेट बने हैं। चौथा है परस्पर विरोधी होना। मौलिक अधिकारों में परस्पर विरोधीपन भी पाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चौथी विचारधारा सहमति का सिद्धांत है। सहमति में दो प्रकार की सहमति है, स्पष्ट सहमति जो कि संधियों द्वारा और परिलक्षित सहमति है जो कि आचरण या व्यवहार द्वारा हो। इसके समर्थक हैं एंजेलोटी, फ्रीपिल और ओपनहीम। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। मान्यता का आधार सार्वजनिक सहमति नहीं है। सार्वजनिक सहमति नहीं है लोगों की, तो इसकी मान्यता नहीं मान सकती। दूसरी आलोचना है अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों पर बाध्यकारी है। इंटरनेशनल लॉ सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, चाहे उसे मानना चाहे या ना मानना चाहिए, चाहे उसने सहमति दी हो या ना दी हो। लेकिन एक बार इंटरनेशनल लॉ बन गया तो सभी राज्यों पर बाध्यकारी हो जाएगा। तीसरा है सहमति के बिना भी कुछ सिद्धांत बाध्यकारी हैं। अगर कोई देश अपने सहमति ना दे तो भी वो सिद्धांत उस पर बाध्यकारी रहेंगे अगर एक बार इंटरनेशनल लॉ बन गया है तो। पांचवा सिद्धांत आता है आत्मनियमन का सिद्धांत। अराजकता को रोकने के लिए राज्यों ने स्वयं अपने निरंकुश और असीमित अधिकारों को सीमित किया है। अराजकता को रोकने के लिए राज्यों ने अपने निरंकुश असीमित अधिकारों को सीमित किया। ये उनका आत्मनियमन का सिद्धांत है कि जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल किया है। इसके समर्थक हैं जेलिनेक। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है प्रथात्मक नियमों की बाध्यकारी शक्ति स्पष्टीकरण ना होना। इसमें जो प्रथागत नियम है, प्रथाओं पर आधारित हैं, उसकी जो बाध्यकारी शक्ति है वो स्पष्ट नहीं है। आत्मनियमन कोई नियमन नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं होता। तीसरा है अस्थिरता की संभावना है, स्थिर नहीं हो सकते ये सिद्धांत। छठा जो सिद्धांत आता है वो है पैक्टा सट सर्मेंडा। ये इसे उच्च मौलिक सिद्धांत माना जाता है, जिसका मतलब होता है संधि का स्वभाव, यानी संधियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून टिका हुआ है। इसके समर्थक हैं एंजेलोटी। इसकी आलोचना की जाती है प्रथात्मक अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार का स्पष्टीकरण ना होना और अराजकता का भय बना रहेगा। संधि होगी तो भी अराजकता का भय बना रहेगा। सातवां सिद्धांत है नैतिकता विधि का आधार, यानी लोग अपने नैतिक आधारों पर इसका पालन करते हैं। इसके समर्थक टेम्परेयरली आलोचना की जाती है नैतिकता की अपेक्षा राजनीतिक यथार्थ पर ज़्यादा आधारित है। लोग नैतिक आधारों पर इसकी पालन नहीं करते, बल्कि अपने राजनीतिक यथार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। आठवां आधार है सामाजिक आधार, यानी समाज की सहमति होगी, सभी लोग सहमत होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की पालना की जाएगी। इसके समर्थक हैं ड्यूकी। लेकिन वास्तविक आधार, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वास्तविक आधार सहमति को माना जाता है, परंतु सहमति के संबंध में भी परिवर्तन होता रहा है। सर्वसहमति की अपेक्षा बहुमत और 2/3 बहुमत के सिद्धांत को अपनाया जाता है, यानी सभी सहमति नहीं, इसके अपेक्षा बहुमत हो जाए या फिर 2/3 बहुमत आ जाए तो भी उसे सहमति माना जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का वास्तविक आधार है, सहमति। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। स्रोत का शाब्दिक अर्थ मूल या उद्गम होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म कहाँ से हुआ है, इसके पीछे क्या क्या मूल है, क्या क्या उद्गम है।
अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों से हमारा अभिप्राय उन तरीकों और प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत उन्हें माना जाता है वे तरीके या वे प्रक्रिया जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ हो। डेफिनेशन है स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से हमारा अभिप्राय वास्तविक सामग्री से है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विधिविद किसी विशेष स्थिति में उसको हल निकालने के लिए करते हैं, यानी ऐसी वास्तविक सामग्री जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार विधिवेता किसी विशेष स्थिति में उसका हल निकालने के लिए करें। स्रोतों का वर्गीकरण में पहला स्रोत आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो देशों के बीच में ट्रीटीज की जाती हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है। विधि के सामान्य सिद्धांत, कानून के सामान्य सिद्धांत, न्यायिक निर्णय जो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, विधिवेताओं के ग्रंथ, कानून के जानने वालों के ग्रंथ, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र, लोगों की तर्क शक्ति, विधिवेताओं की तर्क शक्ति, विशेषज्ञों की सलाह, राज्यों के निर्देश या राजनयिक या राजनीतिक व्यवहार, और महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है महासभा, उसके प्रस्ताव या घोषणाएं, इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, बेसिस और सोर्सेज के बारे में जाना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।